नमस्कार बच्चों। कोविड-19 के चलते जो आज आप लोगों की जिस तरह से व्यवस्था की गई है पढ़ने के लिए, उसके अंतर्गत मैं आपको पेपर सेकंड माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये आपका पेपर सेकंड है। इसके अंदर सबसे पहले हम माइकोलॉजी का अध्ययन करेंगे। माइकोलॉजी मीन्स कि एक लैटिन शब्द से मिलके बना है ये। माइकोस यानी मशरूम, लॉगस मीन्स स्टडी, मतलब मशरूम की तरह जो चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन करना, जिसको कि हम माइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसके अंतर्गत हम फंजाई यानी कि कवक का अध्ययन करते हैं। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। फंजाई समूह के सदस्यों को हरित लवक रहित थैलोफाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह थैलोफाइटा का एक हिटेरोगैमस रूप पादप समूह है, क्योंकि इन पादपों के अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है और इनको हमने थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कवक क्या है, इसकी संरचना क्या होती है। तो संरचना इसकी यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है। ये बीजाणुधारी होते हैं, हरित लवक रहित होते हैं और अपने आप को बनाए रखने के लिए लैंगिक व अलैंगिक जनन करते हैं। इनकी कायिक संरचना यदि हम देखें तो कायिक संरचना सामान्यतः तंतुवत और शाखित होती है और इनकी कोशिका भित्ति जटिल कार्बनिक पदार्थों के अणुओं से तथा काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। अब हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री भी देखें कि ये किन किन व्यक्तियों ने इसके बारे में अध्ययन किया है। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम सिजोल्पिनस नाम के वैज्ञानिक ने अपनी बुक प्लांटीज के अंतर्गत कवक के कई सदस्यों का उल्लेख किया था। उसके बाद क्यूलियस नाम के साइंटिस्ट ने इसका अध्ययन किया और उनको टॉक्सिक कवकों का उन्होंने अध्ययन किया था। फिर गॉस्पर्ड बाहिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में 100 प्रजातियों का वर्णन किया, साथ ही में लाइकेन का भी उन्होंने अध्ययन किया। लाइकेन जो कि फंजाई का एक सहजीवी रूप होता है। इसके बाद सर्वप्रथम जो कवक प्रजातियों का अध्ययन का श्रेय जो जाता है वो रॉबर्ट हुक को दिया जाता है, जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता की होगी। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से माइक्रोस्कोपी फंजाई का अध्ययन किया था। इसके बाद और कई सारे वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने ईस्ट से बियर नामक पदार्थ प्राप्त किया था, उसके अंदर इसका ईस्ट का निरीक्षण किया था। फिर उसके बाद आते हैं हम, तो कई सारे वैज्ञानिकों की लिस्ट है, लेकिन जो प्रमुख है उनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी। तो लीनियस है, जिन्होंने फंजाई का अध्ययन किया है और उसको क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत रखा है। आइक्लर ने भी इसका अध्ययन किया था। और उसके बाद एंटोन डी बेरी नाम के साइंटिस्ट, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहते हैं, उन्होंने भी इसका अध्ययन किया। स्पेशली इन्होंने रस्ट और गेहूं में जो रस्ट रोग हो जाता है उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। फंजाई के आधुनिक विचारधारा के अनुसार स्लाइम मोल्ड, जिनको कि ट्रू फंजाई कहा जाता है, और स्लाइम मोल्ड जिनको ट्रू फंजाई कहा जाता है, दो तरह की फंजाई, इनको दो भागों में रखा गया है। ट्रू फंजाई को दो भागों में रखा गया है। उसके बाद इनके अंदर जो संरचनात्मक और कार्य की जो विभिन्नता पाई जाती है, उसके आधार पर एलेक्सोपोलस और मीम्स ने इनके वर्गीकरण की कोशिश की। कई वैज्ञानिकों ने इनका वर्गीकरण भी दिया और एलेक्सोपोलस और मीम्स का वर्गीकरण भी
इन्होंने इनकी विभिन्नता के आधार पर दिया। अब इसके बाद हम इसके अंतर्गत इसकी थैलस की जो संरचना है वो किस तरह की होती है वो उसका अध्ययन करेंगे। तो थैलस की संरचना में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इनका जो थैलस है वो ये कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि तो पोषण के आधार पर ये हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं जो कि अपना भोजन मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, यानी कि इनको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। अब पोषण के आधार पर दो तरह की फंजाई होती है मुख्य रूप से, एक को सेप्रोफाइट कहते हैं और दूसरी को हम कहते हैं पैरासाइट यानी कि परजीवी। एक तो हो गई मृतोपजीवी और दूसरी हो गई परजीवी। अब यदि थैलस की संरचना का अध्ययन करें तो हम ये हमको एक कोशिकीय प्लाज्मोडियम टाइप की या फिर तंतुमय थैलस की संरचना या तंतुमय माइसीलियम की तरह हमको दिखाई देती है। इनका जो तंतु होता है वो एसेप्टेट होता है और एसेप्टेट यानी कि पट रहित या फिर पट युक्त भी हो सकता है, जो कि किसी सबस्ट्रेटम से अंतःस्थापित होता है या फिर बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। सेल वॉल के बारे में यानी कि कोशिका भित्ति की संरचना हम देखें तो कोशिका भित्ति या तो फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है या फिर ज़्यादातर फंजाई जो उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ओमाइसीटीज के ज़्यादातर सदस्य की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल ऑर्गेनाइजेशन यदि हम देखें तो सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिका संगठन, कोशिका संगठन मतलब कि इनका सेल की संरचना किस तरह की है। आप लोगों ने दो तरह की सेल की संरचना का अध्ययन किया है, एक यूकैरियोटिक दूसरी प्रोकैरियोटिक। ये प्रायः यूकैरियोटिक संरचना इनकी सेल की होती है। थैलस की संरचना एक केंद्र की या बहु केंद्र की माइसीलियम के रूप में होती है। माइसीलियम के अंदर जो एक के दो बहु केंद्र की व्यवस्था होती है तो उसके अंदर जो दो केंद्रक पाए जाते हैं, मतलब या तो अगुणित भी हो सकता है द्विगुणित भी हो सकता है। तो द्विगुणित अवस्था के अंतर्गत दो केंद्रक जो पाए जाते हैं वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, इसलिए उसको हम सम केंद्र की या विषम केंद्र की माइसीलियम के रूप में भी कह सकते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो इनका जीवन चक्र बहुत ही सरल प्रकार से जटिल प्रकार तक हो सकता है। जो प्रारंभिक फंजाई हमको सरलतम रूप में दिखाई देती है उनका जीवन चक्र हमको बिल्कुल ही सरल तरीके से, जैसे सरलतम फंजाई केवल बडिंग या इस तरह से जनन कर लेती हैं और अलैंगिक जनन में ये बीजाणुओं के द्वारा जनन करती हैं। लैंगिक जनन में ये दो अपोजिट सेक्स आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करके इस तरह से लैंगिक जनन होता है। तो इसमें फंजाई में हमको सरलतम से लेकर जटिलतम प्रकार का प्रजनन मिलेगा देखने के लिए। तो अब आगे हम आते हैं कि कवक जाल जो होता है वो होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक दोनों प्रकार का हो सकता है। जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय दो विपरीत प्रभेद आपस में मिलकर और जनन की क्रिया को संपन्न करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इनकी पोषण के आधार पर। ये मृतोपजीवी प्रकार के ज़्यादातर फंजाई तीन तरह से ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ मृतोपजीवी होती हैं, कुछ परजीवी होती हैं और कुछ सहजीवी भी होती हैं। कुछ कवक प्रजातियां हाइपर पैरासिटिज्म यानी कि परात्प परजीवी होती हैं, अर्थात ये अपना पोषण अन्य परजीवी पादप या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। यानी कि पोषण के आधार पर हमको मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और हाइपर पैरासिटिज्म स्थितियाँ दिखाई देती हैं।
अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण देखें तो ये सभी जगह पाई जाने वाली, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी संसार में, विश्व में सभी भागों में ये पाई जाती हैं। अब हैबिट की बात आती है तो हम हैबिट में देखेंगे तो कुछ तरह की इनका आवास, यानी हैबिट यानी कि हम कहें आवास, तो आवास में ये कहाँ पाई जाती है हमको ये देखना होता है। तो जल में पाई जाने वाली फंजाई को हम एक्वेटिक फंजाई कहते हैं, जलीय कवक कहते हैं। स्थल में पाई जाने वाली कवक को हम स्थलीय कवक कहते हैं। और इसके अंदर हमको मृदा में मिलेगी कवक तो उसको हम कहेंगे मृदा कवक। सहजीवन के रूप में मिलती है कवक, उसको सहजीवी कवक कहते हैं। माइकोराइजा के रूप में कवक पाई जाती हैं। और कुछ कवक जो है हाइपोपैरासिटिज्म की हाइपर पैरासिटिज्म हमको प्रदर्शित करती है। अब एक्वेटिक फंजाई यानी कि सबसे पहले हम एक्वेटिक फंजाई को देखते हैं। तो एक्वेटिक फंजाई यानी कि पानी में रहने वाली फंजाई। अब हम ये सोचेंगे कि ये परजीवी होती हैं या मृतोपजीवी होती हैं, तो ये किस तरह से पानी में रहती हैं। तो उसके लिए हम ये समुद्र के पानी में या ताजे पानी के अंदर जो जलीय पौधे पाए जाते हैं उन पौधों के ऊपर या तो परजीवी के रूप में पाई जाती हैं या फिर उन पौधों के अवशेष में, यानी कि जो पौधे समुद्र में या साथ ताजे पानी में पाए जाते हैं वो जब सड़ गल के मर जाते हैं तो उनका जो डेड पार्टिकल्स, डेड और बॉडी है वो उनकी तली पर जमा हो जाती है। उस पर जो फंजाई पाई जाती उस पर भी मृतोपजीवी फंजाई के रूप में ये पाई जाती है। तो इसके अंदर कुछ सदस्य जैसे मैस्टोमाइकोटिना के, काइट्रीट्स के और ऊमाइसिटीज के कुछ सदस्य हमको यहाँ पर मृतोपजीवी के रूप में दिखाई देंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज की फंजाई, कुछ बेसिडियोमाइसिटीज की कुछ फंजाई ये परजीवी के रूप में जलीय पादपों पर पाई जाती है। स्थलीय कवक, स्थलीय कवक यानी कि जो जमीन पर पाई जा रही है वो कवक। तो जो सर्वप्रथम हम मृदा में देखेंगे तो मृदा में पाई जाने वाली फंजाई जो होती है वो सभी तरह की हमको दिखाई देती हैं। मृतोपजीवी, सहजीवी, परजीवी और कृमिनाशक। इसके बाद जो रूट में जो जमीन पर पाई जा रही है उसको हम मृदा आवासी कहेंगे और जो जड़ में पाई जाती है उसको मूल आवासी कहेंगे। अब इसके बाद जो कुछ ऐसी फंजाई होती है जो जानवरों के मल या कह लो कि गोबर इनके ऊपर पाई जाती है, और जैसे कि पाइलोबोलस ये जो है ये इसमें पाए जानवरों के गोबर पर पाई जाती है। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो कीटनाशी या कृमिनाशी रूप में भी पाई जाती हैं। मृदीय, ये कौन सी फंजाई है? मृदीय कवक। इसके बाद हम आते हैं सिम्बायोटिक फंजाई। तो सिम्बायोटिक फंजाई का एक अच्छा सा उदाहरण जो है वो लाइकेन होता है, जिसके अंदर लाइकेन या माइकोराइजा। लाइकेन, सबसे पहले लाइकेन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लाइकेन ये एल्गी और फंजाई का सहजीवी रूप होता है। ये ऐसा गठबंधन है कि एक फंजाई दोनों आपस में एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। लाइकेन में एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज वर्ग की जो कवक है वो ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करती है। इसके बाद आते हैं कवक मूल। तो कवक मूल इसको माइकोराइजा कहते हैं। कुछ बैसिडियोमाइसिटीज की कुछ फंजाई है जिनके माइसीलियम उच्च वर्गीय पौधे जैसे कि आवृत्त बीजी शंकुधारी पौधे जैसे पाइनस हैं, इस तरह के पौधों की जड़ों में ये पाए जाते हैं, इनके माइसीलियम। और ये पौधों के लिए खनिज और जल का और खनिज पदार्थों के अवशोषण का कार्य करते हैं। तीसरे प्रकार की जो फंजाई है वो परजीवी फंजाई या पैरासिटिक फंजाई होती है। इसके अंतर्गत जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो
दूसरे जीवों पर यानी कि पौधों पर, प्राणियों पर, मनुष्यों पर, इनके ऊपर परजीवी के रूप में संक्रमण पैदा करती हैं और उनमें रोग उत्पन्न करती हैं। पादप में मुख्य रूप से कीट रोग, अंगमारी रोग, कंड रोग और आसीत नामक रोग पादपों में होते हैं। इसके बाद एक और इसका पैरासिटिज्म का एक तरीका इनमें पाया जाता है, हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं जिसको, कि हाइपर पैरासिटिक फंजाई। हाइपर पैरासिटिक फंजाई, इसमें क्या होता है, इसमें जो परजीवी के रूप में पहले से रह रही है फंजाई, उसी जो परजीवी फंजाई है उसी के ऊपर दूसरी फंजाई और परजीवी के रूप में रह रही है, उसको हम कहते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। जैसे एग्जांपल आपको बताऊं कि एक पाउडरी मिल्ड्यू उत्पन्न करने वाली एक कवक है, उसके ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू मतलब कि जो चूर्णिल बीमारी पौधों में पहले से पैदा कर रही है कवक, मतलब वो खुद तो पहले से पैरासाइट के रूप में उस पादप के ऊपर निवास कर रही है, उसी परजीवी फंजाई के ऊपर एक और परजीवी फंजाई जिसको हम कहते हैं एम्पेलोमाइसिस नाम की एक फंजाई है, वो उस चूर्णिल पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर पाई जाती है। इसी तरह से कीट रोग उत्पन्न करने वाली एक पादप प्रजाति है जिसके ऊपर जो एक और फंजाई परजीवी के रूप में रहती है, एंडरलूका कोरेसिस नाम की फंजाई उसके ऊपर परजीवी के रूप में पाई जाती है। यानी कि एक तो फंजाई पहले से ही परजीवी के रूप में रह रही है, उस परजीवी फंजाई के ऊपर ही अपने पोषण के लिए एक और फंजाई परजीवी के रूप में रहती है। इस तरह से इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। अब इसके बाद ये जो प्रजनन करते हैं तो बीजाणु के द्वारा प्रजनन होता है, तब बीजाणु इनके वायुमंडल में कवक सदस्य का कोई स्थायी आवास नहीं होता है। ये जो है बीजाणु हवा में हमको प्रकीर्णन के द्वारा हवा में फैले होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में ये लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जा सकते हैं।